जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्यालयपुर की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिस पर हम आज फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं जो महिला पर्यवेक्षक के लिए ये महामैराथन क्लास है, जिसमें हम आज फिर आपको टॉप 100 क्वेश्चंस करवाएंगे। और ये जो मैराथन रही थोड़ी स्पीड से रहेगी, ताकि आपके एग्ज़ाम्स जो है उसमें आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल सकें। तो ये इससे पहले हमने 2 क्लास ले चुके हैं महामैराथन की, टॉप 100 की। आज फिर हमारी तीसरी क्लास है, और जो टॉप 500 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ चल रही है वो एक अलग सीरीज़ है, जिसमें मैम आपको रोज़ डेली आपको 40-50 क्वेश्चंस डेली कराती हैं। और ये जो क्लास है ये आपकी महिला पर्यवेक्षक के लिए अलग से सीरीज चल रही है। तो आप दोनों ही क्लासेस को देखिए, दोनों ही, क्योंकि आपका डबल आपको मैराथन मिल रही हैं और डबल क्वेश्चंस मिल रहे हैं, और हर एक क्लास में अलग क्वेश्चंस ही मिलेंगे। इस वाली क्लास में हम प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस भी ऐड करते हैं। तो आप ज़रूर सारी क्लास को देखते जाइए, और आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आप इन क्लासों को रेगुलर देखें और क्लास को पूरा देखा करें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा हम आपके लिए मेहनत से बनाते हैं। तो ज़रूर आप पूरी क्लासों को देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर ज़रूर किया करें। आप लोग क्लास शेयर कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। आपने हमारी दोनों जो हमने मैराथन ली थी और जो हमारी 5000 वाली जो मैराथन चल रही है उसको आप सभी लोग बहुत प्यार देते हैं और आप लोग शेयर भी करते हैं। तो उस सभी के लिए आपको सभी विद्यालयपुर परिवार की ओर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारी क्लास को इतना प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से हमारी जो हम आपके लिए पूरा महिला पर्यवेक्षक के लिए जितनी भी मैराथन लाएंगे, आप सभी को उतना ही प्यार दीजिएगा। तो अब हम आपका कोई भी टाइम नहीं लेते हैं, और इसलिए अब हम आपको स्टार्ट कर देते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। लेकिन एक बार प्लीज़ सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर कोई मैम सर या फिर कोई न्यू स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा था, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज़ की जो क्लासेस हैं उनका आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे। चलिए, अब हम आपका टाइम नहीं लेते हैं। आई होप आपने क्लास को शेयर भी किया होगा, लाइक भी कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। चलिए, अब हम स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसा कि आपका पहला टॉपिक रहता है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, उससे रिलेट क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। फिर आपके अलग अलग जैसे जैसे टॉपिक्स आते जाएंगे उस हिसाब से, और हर एक टॉपिक के हमने इसमें क्वेश्चंस को ऐड कर रखा है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यापक जनसमूह हेतु आहारीय लक्ष्य है। देखिए, इसमें मेनली ये पूछा जा रहा है कि इनमें से जो भी है ना, क्या कहते हैं, हमारे लिए जो आहार पोषक तत्व होता है, हम जो आहार लेते हैं उसका मेन लक्ष्य क्या होता है हम लोगों के लिए। देखिए, क्या है कि न्यूनता जन्य रोग और विकारों की रोकथाम, मतलब कि जो हमारे अंदर रोग उत्पन्न होते हैं, विकार उत्पन्न होते हैं, उनकी रोकथाम के लिए हम ये जो है हम खाते हैं। या फिर जो उपयुक्तम प्रदर्शन और IBW कायम रहे, इसलिए हम भोजन को करते हैं। या फिर सकारात्मक स्वास्थ्य कायम रहे, इसलिए हम करते हैं, या उपरोक्त सभी। बताइएगा, सभी लोग आंसर लगाते हुए चलिए, और सभी लोग आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपके जो भी आंसर्स रहते हैं सभी आंसर्स को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हर एक आंसर को लिखिए। आप नंबर डाल के इतने नंबर का क्वेश्चन है और इसका ये आंसर है, आप इस हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से लिख सकते हैं। तो चलिए, अब हम आपको बता देते हैं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, है ना। कि देखिए, इसमें हम लोग जब आहार लेते हैं तो उसका मेन लक्ष्य क्या होता है कि हमारे अंदर जो रोग हैं, विकार हैं, उनकी रोकथाम हो सके, और हमारा जो अच्छे से अच्छा हम प्रदर्शन कर सकें, हमारे अंदर एनर्जी रहे, और हमारा जो स्वास्थ्य है वो कायम बढ़िया रहे। इसलिए हम क्या करते हैं, हम आहार लेते हैं। तो इसका ऑप्शन जो फर्स्ट है, उपरोक्त सभी, ये सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन है प्रसवकालीन देखभाल के संबंध में इनमें से क्या सत्य। देखिए प्रसवकालीन, जब प्रसव मतलब प्रेगनेंसी के समय जो देखभाल होती है उसमें उस समय हम जो देखभाल करते हैं उस इनमें से क्या चीज़ है जो सत्य है, बताइए। देखिए यह प्रसव आरंभ होने के बाद आरंभ होती, मतलब जो कि प्रसवकालीन देखभाल जो है वो प्रसव आरंभ होने के बाद आरंभ होती है और प्रसव के बाद तक चलती रहती है। इसमें माता और शिशु की जांच करना शामिल होता है। पहला मतलब कहने का मतलब है जब लेबर या फिर आफ्टर डिलीवरी ही ये वाली जो है क्रिया चालू होती है और इसमें माता और शिशु की जांच करना अनिवार्य होता है। दूसरा है कि ये गर्भावस्था के अंतिम तिमाही के दौरान की जाती है, मतलब कि जो प्रसवकालीन देखभाल है वो गर्भावस्था के अंतिम 3 माही के दौरान, मतलब लास्ट की जो 3 मंथ होते हैं उसमें देखभाल की जाती है। या फिर जो गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में इसका क्या किया जाता है, इसके मतलब कि बोला जाए 3 से लेकर 6 महीने के बीच में इसकी जांच की जाती है या देखभाल। तो बताइए क्या है क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर हम बोलें कि जो प्रसवकालीन देखभाल है उनमें से इसमें से क्या सत्य है, तो इसमें जो है देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये क्या है, इसमें से सही बात क्या है। देखिए अगर हम देखें कि देखिए प्रसवकालीन देखभाल अगर आप कर रहे हैं तो अंतिम 3 माही में करवाएंगे, आगे नहीं करवाएंगे, या फिर अगली मतलब दूसरी तिमाही के दौरान भी नहीं हो सकता। जब ये 2 ऑप्शन नहीं है तो उपरोक्त दोनों भी नहीं हो सकते। बचा क्या, तो जब है ना प्रसव आरंभ होता है ना उसके बाद है ना प्रसवकालीन देखभाल स्टार्ट होती है और प्रसव के बाद तक चलती रहती है और माता और शिशु की जांच करना इसमें क्या होता है, शामिल होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हेपेटाइटिस बी के कारण होता है। बताइए हेपेटाइटिस बी किसके कारण होता है, मल संदूषण के कारण होता है, जल संदूषण के कारण होता है, या फिर अंतरेतर मार्ग के कारण, मतलब कि पेरेंटल रूट के मार्ग के कारण होता है, या फिर भोजन का संदूषण होता है इसलिए होता है। बताइए हेपेटाइटिस बी जो है वो किसके कारण होता है। सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे, बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए हेपेटाइटिस बी जो होता है ये किसके कारण, मतलब कि ये किस कारण से हो सकता है, तो ये जो है ना पेरेंटल रूट होता है, आंतरेतर मार्ग जो होता है इसमें इसके कारण होता है ना क्या, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, देखिए हमने कल का जो लगवाया था, लास्ट जो मैराथन लगवाई थी उसमें भी हेपेटाइटिस बी से क्वेश्चन आया था और ये हेपेटाइटिस बी से मतलब ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो पक्का है हेपेटाइटिस बी को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि हेपेटाइटिस बी के क्वेश्चन से बहुत सारे बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी रोग या फिर संक्रामक अभिकर्ता की लगातार उपस्थिति को कहते हैं, जैसे कि हैजा, मलेरिया आदि। अगर है ना देखिए कोई भी जैसे हैजा है, मलेरिया है, कोई भी भौगोलिक क्षेत्र है और किसी रोग या संक्रामक लगातार वहाँ पर बना हुआ है तो उस परिस्थिति को हम क्या बोलेंगे, महामारी बोलेंगे, या फिर स्थानिक विशेषी क्षेत्रीय रोग बोलेंगे, या फिर वाहक बोलेंगे, या फिर संचरणशीलता की अवधि बोलेंगे। देखिए हैजा और मलेरिया कैसे होते हैं, संचरणशील होते हैं, वाहक होते हैं, या स्थानीय विशेष क्षेत्रीय रोग हैं, या फिर महामारी है। सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में विशिष्ट भौगोलिक विशेष भौगोलिक क्षेत्र की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एंडेमिक हो जाएगा। मतलब कि एंडेमिक मीन्स क्या होता है, एंडेमिक मतलब होता है किसी भी स्थानिक या फिर विशेष क्षेत्रीय रोग, कोई एक विशेष जगह का जो रोग होता है वो। और जो हैजा और मलेरिया है ये एक प्रकार के एंडेमिक रोग ही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए जो आयरन के अवशोषण में सहायक होता है, जो विटामिन मतलब इनमें से कौन सा विटामिन है जो कि आयरन के अवशोषण के में कार्य करता है, आयरन के अवशोषण के लिए कार्य करता है, बताइए। एस्कॉर्बिक एसिड या थायमिन या राइबोफ्लेविन या पेंटोथेनिक अम्ल, बताइएगा इसमें से कौन सा है। तो देखो एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो किस में आता है, तो ये एस्कॉर्बिक एसिड कौन से विटामिन का नाम है, आप इसके साथ साथ ये भी लिखिए। जैसे थायमिन जो है विटामिन B1 का नाम है, इसी तरीके से सबके नाम होते हैं। तो उसमें से ये पूछ रहा है कि आयरन के अवशोषण मतलब कि फोलिक एसिड की गोली किस में आती, फोलिक। तो देखिए जो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है ये क्या करता है, आयरन को अवशोषण में सहायक, मतलब एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो किसका काम करता है, आयरन को अवशोषित करने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी चेचक मतलब कि जो चिकन पॉक्स होता है उसकी संक्रामकता रहती है, कितने दिन तक रहती है, मतलब जो छोटी चेचक या फिर चिकन पॉक्स की जो अवधि रहती है ना, वो कितनी इन्फेक्टिविटी जो रहती है वो कितनी होती, बताइए। देखिए ददोड़े दिखने के 3 दिन बाद तक होती है, आखिरी पपटी गिरने तक होती है, वो सूखकर पपटियाँ गिर जाती हैं ना, उसकी बोल रहे हैं कि आखिरी पपटी गिरने तक रहती है, या फिर जब तक बुखार रहे तब तक मतलब चिकन पॉक्स का संक्रमण बना रहता है, या फिर ददोड़े के 6 दिन तक, बताइए कि किस हिसाब से। तो जो छोटी माता निकलती हैं उनका संक्रमण काल कितना होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ददोड़े होते हैं उनके 6 दिन तक इसका क्या होता है, छोटी चेचक जो चिकन पॉक्स रहती है उसकी संक्रामकता देखी जाती है। ठीक है, कितनी ददोड़े दिखने के 6 दिन बाद तक रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन पचाने, शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण, परिवहन और भंडारण करने में लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं। देखिए हमारा भोजन को पचाने में, हमारे शरीर के पोषक तत्वों के अवशोषण में, हमारे परिवहन में, भंडारण करने में, सब में जो लगने वाली ऊर्जा है उसको कौन सी ऊर्जा बोलेंगे, कुल आवश्यक ऊर्जा, कुल व्यय ऊर्जा, या फिर बॉडी मास इंडेक्स, या फिर ताप जनन, बताइएगा। सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे, सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी देंगे, आप सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलेंगे हमारे साथ साथ, और लास्ट में आप ये भी बताएंगे कि आपने कितने आंसर सही किए हैं। ठीक है, चलिएगा सभी लोग आंसर देते हुए चलिएगा, बताइए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। एसी वाली ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे, भोजन को पचाने, शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण, परिवहन और भंडारण करने में लगने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं। तो एसी ऊर्जा को हम क्या बोला जाता है, एसी ऊर्जा को ताप जनन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ताप जनन ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, याद रखें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा, है ना, ताप जनन जो है ऊर्जा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात में निर्जलीकरण के मामले में ग्लूकोज के लिए किस रूप में। देखिए निर्जलीकरण मीन्स क्या होता है, जब छोटे बच्चे को दस्त वगैरह लगते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है और डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो उस मामले में ग्लूकोज को हम किस रूप में देते हैं, उसको सोडियम के अवशोषण के लिए देते हैं, या इनमें से कोई नहीं, या ऊर्जा के स्रोत के लिए देते हैं, या फिर स्वाद के लिए देते हैं, बताइए। इनमें से हम ग्लूकोज जो है उस बच्चे को क्यों दिया जाता है। अगर हम देखें कि नवजात जब छोटा बच्चा होता है और उसको अगर दस्त वगैरह या निर्जलीकरण है उसमें, तो हम उसको ग्लूकोज देते हैं, और ग्लूकोज को किस रूप में दिया जाता है, तो ग्लूकोज को इनमें से किसी रूप में नहीं, उसको है ना किस रूप में, क्योंकि उसमें पानी की कमी हो जाती है, उस पानी की कमी और भोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए हम उसको क्या देते हैं, ग्लूकोज देते हैं। तो इनमें से क्योंकि ग्लूकोज में सोडियम के अवशोषण के लिए तो देंगे नहीं, ऊर्जा के लिए दे सकते हैं, लेकिन छोटा सा बच्चा है तो स्वाद वगैरह के लिए भी उसे नहीं दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं के मामले में 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक BMI का अर्थ है। बताइए, अगर किसी भी महिला में BMI की जो वैल्यू है वो कितना हो जाए, 25 किलोमीटर पर मीटर 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से अगर हो जाती है तो इसका अर्थ क्या होता है कि सामान्य से अधिक पोषण हो रहा है, या फिर सामान्य से कम पोषण हो रहा है, या संतुलित पोषण हो रहा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए ये किस कंडीशन में होता है। अगर हम इसका राइट आंसर देखें तो ये क्या है, सामान्य से जब अधिक पोषण हो जाता है उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि महिलाओं का जो BMI जो होता है वो कितना हो जाता है, 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से अधिक मतलब कि इतना हो जाए तो समझ जाओ कि है ना, ये जो पोषण है महिलाओं में सामान्य से कैसा है, अधिक हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोणीय मुखपाक जो एंगुलर स्टोमाटाइटिस होता है और जिह्वा शोथ मतलब ग्लासाइटिस होता है और होठ विदरणता मतलब चेलोसिस होता है, वो किसकी कमी से होता है। कहने का मीन्स है कि मुख में जो है ना, क्या कहते हैं, हमारे जैसे कि जीभ से संबंधित होंठ जो है हमारे फट जाते हैं जिसे हम चेलोसिस कहते हैं, और जो मुख से संबंधित हो जाते हैं मतलब मुंह फटने लगता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो कब होती हैं, किसकी कमी के कारण होती है। क्या हमारे अंदर नियोसिन की कमी हो जाती है, या फिर राइबोफ्लोविन की हो जाती है, या फिर साइनोकोबालमिन की हो जाती है, या फिर थायमिन की हो जाती है। तो आप याद रखें ये जो कब होता है ये रोग, जब राइबोफ्लेविन की कमी हो जाती है हमारे अंदर तो हमको क्या हो जाता है, कोणीय मुखपाक मतलब कि हमारे जो होंठ रहते हैं मुख के जो होंठ के बगल का है वो फटने लगता है, जिह्वा शोथ होने लगता है, होंठ क्या कहते हैं हमारे होंठ फटने लगते हैं। ये सब किसकी कमी से होता है, जब हमारे अंदर राइबोफ्लेविन की कमी हो जाती है तो। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसमूह में आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों को नियंत्रित करने के लिए एक सुपरीक्षित पद्धति। देखिए सिंपल सा पूछा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों पर नियंत्रण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आयोडीन युक्त जल पिलाना चाहिए, या आयोडीन वितरित पेयजल पिलाना चाहिए, या आयोडीन युक्त नमक, या फिर आयोडीन युक्त मसाले देना चाहिए। तो देखिए जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमको कौन सा घेंगा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से जो है आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, घेंगा रोग हो जाता है। किसी किसी के देखा होगा गले में मतलब कि गला फूल जाता है, थायराइड फूल जाती है, तो जिसके कारण से क्या हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम आयोडीन की कमी होती है तो आयोडीन को किस में, नमक के रूप में हमको दिया जाता है, नमक में मिलाकर दिया जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, आयोडीन युक्त नमक की सेवन करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे अंदर जो आयोडीन की कमी है वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत खसरे के वैक्सीन की आयु पर दिया जाता है। देखिए बोल रहे हैं कि जो राष्ट्रीय प्रशिक्षीकरण कार्यक्रम है उसके अंतर्गत जो खसरे की वैक्सीन है वो कितनी आयु तक दी जानी चाहिए। बताइए, 6 सप्ताह की आयु में, या 9 सप्ताह, या फिर 9 माह, या 6 माह, या फिर 18 माह। तो देखिए खसरे की जो वैक्सीन होती है वो कितने माह तक के बच्चों को दी जा सकती है, तो वो 9 माह है ना। जो 9 महीने का बच्चा होता है उसको राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जो खसरे की वैक्सीन है वो 9 महीने की आयु पर दिया जाता है। जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है तो उसको किसकी वैक्सीन लगाई जाती है, खसरे की वैक्सीन लगाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस चीज़ में सिक परीक्षण होता है बताइए। इनमें से कौन सी बीमारी है जिसमें सिक टेस्ट किया जाता है। मेनिंजाइटिस जो मस्तिष्क का हमारा आवरण शोध होता है तब ये वाला परीक्षण होता है, या डिप्थीरिया में सिक परीक्षण होता है, या फिर पर्टूसिस में सिक परीक्षण होता है, या फिर पोलियो माइलाइटिस में सिक परीक्षण होता है। बताइए कि जो सिक परीक्षण है, सिक टेस्ट है, वो किस कंडीशन में किया जाता है, किस रोग में किया जाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जब होता है तो उसमें कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो सिक टेस्ट होता है। उसमें कौन सा होता है, सिक टेस्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी हमारे साथ साथ आंसर ज़रूर लगाते हुए चलिएगा और क्लास को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मांस, मछली, अंडे, दूध वाले प्रोटीन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। बताइए जो मांस वगैरह और मछली, अंडे, दूध आदि का सेवन करेंगे तो हमें है ना प्रोटीन मिलेगा, और ये सब प्रोटीन हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है। बताइए कि उच्च जैविक मान के लिए ज़रूरी है, या फिर है ना क्या कहते हैं उच्च धारण के लिए ज़रूरी है, या फिर उच्च अवशोषण मान के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए तो देखिए मांस, मछली, अंडे वगैरह, दूध रहता है, इसमें भरपूर प्रोटीन रहता है, और ये सब चीज़ें क्या चीज़ बढ़ाती है हमारी, तो जो हमारा उच्च जैविक मान जो रहता है, बायोलॉजिकल वैल्यू जो रहती है, उसको बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, मांस, मछली, अंडे, दूध वगैरह का सेवन करना चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मध्य पूर्व जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सामान्यतः कौन सा वैक्सीन दिया जाता है। जो मध्य पूर्व मतलब कि जो है हमारे मिडिल ईस्ट के लोग हैं, वो अगर है ना क्या कहते हैं उधर साइड अगर मिडिल ईस्ट की साइड अगर कोई तीर्थ यात्री जाता है तो उनको सामान्यतः कौन सी वैक्सीन दी जाती है, कौन सी, मेनिंजाइटिस की दी जाती है, या फिर पीत ज्वर की दी जाती है, या इन्फ्लुएंजा की दी जाती है, या फिर डीपीटी का दिया जाता है। बताइएगा किसका दिया जाता है। तो याद रखें जो मध्य पूर्व जाने वाले यात्री होते हैं, तीर्थ यात्री, उनको जो वैक्सीन दी जाती है वो कौन सी दी जाती है, पीत ज्वर की दी जाती है, मतलब कि येलो फीवर की दी जाती है। आप ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, और इनको आप ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आते ही हैं, और ये प्रीवियस ईयर के हैं, तो आप देख भी सकते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आए हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, मतलब कि टीबी की बात चल रही है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और विब्रियो कोलेरी की पहचान किसने की थी। बताइए रॉबर्ट कॉख ने की थी, लुइस पास्चर ने की थी, न्यूटन ने की थी, या फिर आइंस्टाइन ने की थी। जो मतलब टीबी और जो विब्रियो कोलेरी रोग है, कोलेरा रोग जो होता है, उसकी पहचान इनमें से किसने की थी। तो उसकी जो पहचान है इनमें से किसने की थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, रॉबर्ट कॉर्क ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट कॉर्क ने टीबी को, मतलब टीबी के बारे में भी इन्होंने ही बताया था, और विब्रियो जो कॉलेरी रोग है इसके बारे में भी किसने, रॉबर्ट कॉर्क ने ही बताया था। आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात शिशुओं में डीपीटी लगाने का अनुशासित स्थान क्या है। बताइए अगर नवजात शिशु में डीपीटी का टीका लगाया जा रहा है वो कहाँ लगाया जाएगा, ग्लूटियल पेशी में, या डेल्टॉइड पेशी में, या फिर फोर में, मतलब कि अग्रबाहु में, या फिर जांघ का पीछे के भाग में। बताइए कब लगाई जाती है, जब छोटा नवजात मतलब जो शिशु अभी जिसका जन्म हुआ है और उसको डीपीटी का टीका लगाया जा रहा है तो वो कहाँ लगाया जाएगा, ग्लूटियल पेशी में, डेल्टॉइड पेशी में, अग्रबाहु में, या जांघ की
पश्चिम भाग में। तो इसका जो राइट आंसर है वो कहाँ पर डेल्टॉइड पेशी में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है उसको? डेल्टॉइड पेशी में लगाया जाता है। किसका? डीपीटी का टीका। याद रखें, डीपीटी की जो वैक्सीन होती है वो डेल्टॉइड पेशी में लगाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायमीन की कमी आमतौर पर किसके कारण होती है? बताइए, थायमीन की जो कमी होती है आमतौर पर किसके कारण होती है? लोगों द्वारा पॉलिश किए गए हुए चावल का सेवन करने से थायमीन की कमी हो जाती है, या खाना पकाने की अनुचित प्रथाएं अपनाने से होती है, या चावल पकाने के बाद बचे अतिरिक्त पानी को फेंक देने से होती है, या उपरोक्त में से सभी? तो देखिए, जो है ना हमारे अंदर थायमीन की कमी होती है, ये थायमीन की कमी आमतौर पर किस कारण से होती है? तो जो लोगों द्वारा जो पॉलिश किए हुए चावल सेवन अधिक किए जाते उसके कारण, या तो और किसके कारण? इसके कारण भी होती है, खाना पकाने की अनुचित प्रथाओं के कारण भी होती है, चावल पकाने के बाद बचे अतिरिक्त पानी को फेंक देने से भी होती है, और उपरोक्त में से सभी। तो थायमीन की कमी इन सभी से हो सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब सूत्रबद्ध, मतलब कहने का मतलब है कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है वो कब आई थी? बताइए कब आई थी? 1983 में, 87 में, 2002 में, या 2004 में? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मतलब कि NHP, बताइए कि जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो कब हुई थी? 1983, 1987, 2002 या फिर 2004? तो ये कब आई थी? 1983 में आई थी। कब आई थी? 1983 में आई थी। कौन सी? तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी 1983 में, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक आवश्यक वसा अम्ल है? बताइए, इनमें से कौन सा एक आवश्यक वसा अम्ल है? लिनोलेनिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल, फोलिक अम्ल, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए वसा अम्ल कौन सा है? वसा अम्ल मतलब कि जो वसा में घुलनशील हैं उनको वसा अम्ल बोलते हैं, और जो पानी में, तो हमारा कौन सा विटामिन जो होता है वो पानी में घुलनशील होते हैं, और कौन से विटामिन जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं? बताइए। तो उसके हिसाब से आप निकाल लेंगे कि जो वसा अम्ल इनमें से कौन सा होगा। तो वसा अम्ल का देखें तो ये कौन सा होगा? लिनोलिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? लिनोलिक अम्ल होता है, लेनिक अम्ल होता है। कौन सा? वसा अम्ल कहलाता है। इसको क्या बोला जाता है? वसा अम्ल बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया किसके कारण होती है? प्लाज्मोडियम के कारण, या फिर लीसामेनिया के कारण, या फिर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण, या क्लास्ट्रीडियम के कारण? तो याद रखें, ये मलेरिया किसके कारण होती है? प्लाज्मोडियम के कारण होती है। किसके कारण होती है? प्लाज्मोडियम के कारण होती है। और इसका वाहक क्या होता है? तो फीमेल एनाफ्लीज होता है ना। फीमेल एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज जो होती है वो इसका कारण होती है। ठीक है, किसका कारण होती है? मलेरिया का वाहक होती है। ठीक है, मादा एनाफ्लीज होती है। ये एक मच्छर होता है। ये क्या होता है? एक मच्छर होता है ना। फीमेल मच्छर जो होता है उसके कारण से हो जाती है, और कारण प्लाज्मोडियम है, जबकि वाहक कौन है? तो वाहक उसका फीमेल एनाफ्लीज होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बुद्धिमंदन और पेशी एवं त्वचीय वसा का गंभीर क्षय, ये पोषण संबंधी दो सतत विशेषताएं हैं। बताइए किस रोग में? सिंपल सी बात है कि किस रोग में वृद्धि मंदन हो जाती है, हमारी वृद्धि जो हो जाती है वो क्या हो जाती है? थोड़ी कम हो जाती है। पेशीय एवं अधोत्वचीय त्वचीय वसा जो होता है वो गंभीर, उसका क्या होने लगता है? हानि होने लगती है, उसका क्षय होने लगता है। ये पोषण संबंधी
किस मतलब किस चीज़ की विशेषता है, मेरामस की या फिर प्लेग्रा की या स्कर्बी की या फिर मुखपाक की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेरास्मस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरास्मस के कारण ये सब होता है कि बुद्धिमंदी हो जाती है, पेशीय एवं अधो त्वची वसा गंभीर रूप से क्षरण होता है। ये सब किस रोग में हो जाते हैं, मेरास्मस रोग में होते हैं। किस में होते हैं, मेरास्मस रोग में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजक्टाइवल जीरोसिस का अर्थ नेत्र श्लेष्मा के संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है। जो हमारी नेत्र श्लेष्मा है वो सूखने से संबंधित है, या नेत्र श्लेष्मा के अंधता से संबंधित है, मृदुता से संबंधित है या कठोरता से संबंधित है। बताइए, जो कंजक्टाइवल होता है जीरोसिस, कंजक्टाइवल जीरोसिस इनमें से किससे संबंधित है। बताइए, इसमें से किससे संबंधित है, हमारे नेत्र श्लेष्मा के सूखने से, अंधता से, मृदुता से या फिर कठोरता से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सूखने से, है ना। जब हमारी नेत्र का श्लेष्मा जो होने लगता, सूखने लगता है, तब हमको कंजक्टाइवल जीरोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है, कंजक्टाइवल जीरोसिस रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन के लिए आवश्यक होती है। जब गर्भावस्था के दौरान बहुत ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो वो क्यों होती है, गर्भाशय के आकार में वृद्धि हो इसलिए होती है, या फिर गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि हो इसलिए, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, सभी लोग आंसर देते हुए चलेंगे कि जब हम गर्भ अवस्था में अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है, गर्भाशय की आकार में वृद्धि के लिए, गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि के लिए, उपरोक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, दोनों के लिए, है ना। उसकी गर्भ के आकार की वृद्धि के लिए भी ज़रूरी होता है प्रोटीन, और उसकी शिशु की तीव्र वृद्धि के लिए भी आवश्यक होता है, इसलिए प्रोटीन दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को कभी कभी क्या कहा जाता है, निकटस्थ मूल तत्व मतलब कि प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स कहा जाता है, या महत्वपूर्ण मूल तत्व कहा जाता है, या प्राथमिक मूल तत्व कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कि क्या कहा जाता है। तो याद रखें, जो प्रोटीन हुआ, वसा हुआ, ये सब क्या है, पोषक तत्व हैं, है ना। ये क्या है, पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, सभी के सभी जो निकटस्थ मूल तत्व जो प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल हैं, ये सभी उसके, क्योंकि ये क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं भोजन में। कौन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, ये सभी महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है, इनको प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा निकटस्थ मूल तत्व हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेफड़े को छोड़कर अन्य किसी अंग के 6 रोग मतलब कि जो ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित रोगियों को क्या कहा जाता है। देखिए, अगर फेफड़ों को छोड़कर अगर और अन्य अंग जो किसी अंग के 6 रोग मतलब कि क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, मतलब कि उसका हानि हो रही है, तो उससे पीड़ित रोगियों को क्या कहा जाता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केस कहा जाता है, फेफड़ों की टीबी कहा जाता है, उपरोक्त में से दोनों, या फिर एल्कोहली टीबी। देखिए, फेफड़ों को तो छोड़ ही दिया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इस प्रकार की जो मतलब फेफड़ों से संबंधित जो टीबी नहीं होती है, और किसी अंग के 6 जो ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है, तो उससे जो पीड़ित रोगी होगा उसको क्या कहा जाएगा कि ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केस होता है। ये कैसा होता है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरडीए की सीमा क्या है। बताइए, आरडीए की सीमा क्या है, सीमाएं क्या है। केवल स्वस्थ व्यक्ति हेतु अनुशासनाएं,
या फिर कुपोषित और मोटापाग्रस्त या फिर बीमार लोगों के लिए होती हैं, या फिर व्यक्ति और फिर उनके पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बीच अंतर, या उपरोक्त सभी। बताइए क्या है आरडीए की सीमा क्या है, बताइएगा। सभी आंसर लगाते हुए चलेंगे, सभी लोग आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलेंगे, साथ में ही क्लास को शेयर ज़रूर करेंगे, सभी लोग करेंगे शेयर और क्लास को लाइक भी करेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो सभी लोग प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि आरडीए की सीमाएं क्या होती हैं। तो आरडीए की जो सीमाएं, ये सभी सीमाएं आरडीए की हैं। क्या है कि केवल स्वस्थ व्यक्ति हेतु ही होती हैं और कुपोषित और मोटापाग्रस्त या फिर बीमार लोगों के लिए नहीं होती हैं, और व्यक्ति और फिर उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बीच का ये क्या है अंतर है। तो ये सभी के इसकी सीमाएं होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्यक्ति के पोषण की स्थिति का आंकलन करने के लिए इनमें से किस विधि को अपनाया जा सकता है। बताइए व्यक्ति के पोषण की, अगर है ना व्यक्ति ने किस हिसाब से उसको पोषण दिया जा रहा है, किस हिसाब से वो पोषण ले रहा है, उन सभी स्थितियों का आंकलन करने के लिए इनमें से किस विधि का अपनाया जाता है। पोषण संबंधी नीति या फिर पोषण संबंधी संकेतों का नैदानिक मतलब क्लिनिकल जांच, या फिर जैव रसायन आंकलन, या फिर उपरोक्त में से सभी। बताइए सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे इसका कि जब पोषण की मतलब व्यक्ति के पोषण की स्थिति का आंकलन करना है तो हमें इनमें से कौन सी विधि का प्रयोग करना होता है। तो इनमें से सभी, राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी का। पोषण संबंधी नीति का भी और पोषण संबंधी संकेतों के नैदानिक क्लिनिकल जांच का भी और जैव रासायनिक आंकलन सभी का अपन क्या किया जाता है, सभी को आंकलन के लिए इन सभी विधियों का उपयोग किया जाता है, इन सभी विधियों को अपनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीडीएस योजना के अंतर्गत 6 वर्ष तक की आयु वाले जो बालक को दिए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। बताइए जो आईसीडीएस है उसके अनुसार जो 6 वर्ष तक का बालक है उसको कितना प्रोटीन दिया जाना चाहिए। 8 से लेकर 10 ग्राम, 15 ग्राम, 12 ग्राम या फिर 20 ग्राम। बताइए कितना लेते हैं। तो आईसीडीएस योजना के अंतर्गत अगर 6 वर्ष का बालक है तो उसको कितना मतलब उसके जो पोषण दिया जाता है उसमें कितनी प्रोटीन की मात्रा कितनी दी जानी चाहिए। तो उसकी मात्रा जो है वो कितनी होनी चाहिए, 8 से लेकर 10 ग्राम तक होनी चाहिए, है ना। जब मतलब अगर 6 साल का बालक है और उसको अगर रोज़ हम खाना देते हैं, पोषण देते हैं, तो उसमें कम से कम 8 से लेकर 10 ग्राम तक क्या होना चाहिए, प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्त का तर्क संगत प्रतिक्रिया है। देखिए दस्त पर जो तर्क संगत प्रतिक्रिया मतलब किसी को दस्त होते हैं तो हमें कौन सी चीज़ का प्रयोग करके उसको हटाना चाहिए, है ना, डायरिया में। बताइए अंतःशिरीय चिकित्सा या फिर नमक और शक्कर का घोल पिलाकर या घरेलू भोजन देकर या फिर उपरोक्त में से सभी। तो देखिए जब डायरिया हो जाता है तो उस समय ओआरएस का घोल दिया जाता है और ओआरएस के घोल में किसका रहता है, नमक और शक्कर होता है ना। फिर उसके बाद घरेलू भोजन जैसे खिचड़ी वगैरह भी दी जाती है और अंतःशिरीय मतलब इंट्रावीनस चिकित्सा मतलब कि इंजेक्शन वगैरह भी दिए जाते हैं। तो ये सभी हैं, तो उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो गर्भावस्था के दौरान जो फोलिक अम्ल युक्त अनुपूरक का सेवन का जोखिम घटाता है। बताइए क्या चीज़ को घटाएगा। अगर गर्भावस्था के दौरान फोलिक अम्ल युक्त अनुपूरक का सेवन नहीं दिया मतलब सेवन कराया जाता है तो फिर उस टाइम पर किस चीज़ का जोखिम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब किस चीज़ से हमको वो मिल जाएगी, राहत मिलेगी।
तो तंत्रिका नाल दोष से, या फिर है ना घेंगा रोग से, या फिर मधुमेह से, या फिर उपरोक्त में से सभी। बताइए, जब आप गर्भ अवस्था के दौरान फोलिक अम्ल मतलब फोलिक एसिड की गोलियां देते हैं तो उस समय है ना क्या होता, इसमें से किस चीज़ का जोखिम कम होने की संभावना होती है? बताइए, क्यों दी जाती है फोलिक एसिड की गोलियां? तो देखिए, अगर हम देखें मधुमेह से संबंधित, तो मधुमेह तो है ना डायबिटीज़ से संबंधित है, तो उसमें फोलिक एसिड का तो कोई रोल नहीं है, उसमें तो इंसुलिन का रोल होता है। फिर उसके बाद आ जाता है घेंगा। घेंगे में तो जो आयोडीन युक्त नमक की आयोडीन की बात की जाती है। अब बचा फोलिक एसिड। फोलिक अम्ल जो रहता है वो क्या होता है, तंत्रिका नाल दोष जो होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, उसको से बचने के लिए क्या किया जाता है, फोलिक अम्ल दिया जाता है। क्या दिया जाता है? उससे बचने के लिए, किससे? तंत्रिका नाल दोष से बचने के लिए फोलिक अम्ल दिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर, चलिए 1 सेकेंड रुकिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संचरणीय रोग के नियंत्रण में किसी रोग के संबंध में संगरोध की अवधि का निर्धारण किसके द्वारा होता है? बताइए। अरे इसका तो आंसर ही आपके सामने आ गया। चलिए ठीक है, क्या है? जो उद्भवन अवधि, मतलब कि इंक्लूबेशन पीरियड जो रहता है। देखिए, संचरणशील रोगों के नियंत्रण में किसी रोग के संबंध में संगरोध की अवधि का निर्धारण होता है। संगरोध मतलब कि रोग के उद्भवन, मतलब कि जब रोग उत्पन्न होता है ना, उसकी अवधि को हम क्या करते हैं, इसके मतलब कि इसी अवधि के दौरान हम रोग को नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं और उससे संबंधित संगरोध की अवधि का निर्धारण भी हम करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रोग उद्भवन अवधि कहा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन का मुख्य लिपिड घुलनशील विटामिन है जिसमें होता है। बताइए, कहने का मतलब है कि इसमें जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो कौन सा है? जो मुख्य लिपिड घुलनशील विटामिन है वो कौन सा है? एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है उसके अंदर, या फिर जरण गुण होता है, या विनाशकारी गुण होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइएगा किस गुण, मतलब जो विटामिन ई है, वो विटामिन ई जो है वो उसका मुख्य गुण है कि वो लिपिड में घुल जाता है। अब वो लिपिड में क्यों घुलता है? बताइए। क्योंकि वो एक एंटीऑक्सीडेंट है, या फिर जरण गुण है उसके अंदर, या विनाशकारी गुण है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो एक एंटीऑक्सीडेंट का गुण उसके अंदर पाया जाता है, विटामिन ई के अंदर, इसलिए है ना वो क्या होता है, लिपिड में भी घुलनशील होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसे छोड़कर अन्य कारकों के कारण चेचक, मतलब जो स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन हो पाया था? इनमें से किसको छोड़कर? ठीक है, बताइए। लंबी रोगोद्भवन अवधि को छोड़कर, या अतिरिक्त मानव भंडार नियंत्रण को छोड़कर, या फिर पहचान में सरलता को छोड़कर, या फिर शक्तिशाली वैक्सीन है इसको छोड़कर? बताइए, इनमें से किस चीज़ को छोड़कर जो है किसे छोड़कर अन्य कारकों के कारण जो चेचक, मतलब कि स्मॉल पॉक्स है, उसका उन्मूलन हो पाया है? बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अतिरिक्त मानव भंडारण के नियंत्रण को छोड़कर। ठीक है, मतलब कि ये ज़्यादा भंडारित नहीं होता है, मानव शरीर में भंडारित नहीं हो पाता है, इसलिए ये क्या होता है, जल्दी से इसका उन्मूलन हो गया है। तो इसका मेन यही है कि इसका उन्मूलन इसलिए ही जल्दी से हो पाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए कि राष्ट्रीय पोषण संबंधी रक्त अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम में रक्त अल्पता की रोकथाम एवं उपचार करने पर लक्षित है। बताइए, जो राष्ट्रीय पोषण संबंधी रक्त अल्पता को नियंत्रित करने के लिए, मतलब जो हमारे अंदर खून की कमी हो जाती है उसको नियंत्रण करने के लिए कौन से कार्यक्रम में रक्त अल्पता की रोकथाम और उपचार करने का पर जो है लक्षित है। बताइए, स्वस्थ व्यक्ति या फिर वयस्क व्यक्ति के या गर्भवती महिला के या इनमें से कोई नहीं। किसकी रक्त अल्पता कार्यक्रम में, गर्भवती महिला में या फिर वयस्क पुरुष या फिर स्वस्थ व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं, उनके रक्त की रोकथाम और उपचार करने पर लक्षित है। कौन सा? राष्ट्रीय पोषण। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था से पहले तथा उसके दौरान पोषण स्थिति खराब होने के गंभीर दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं और जोखिम मतलब किस चीज़ का जोखिम मौजूद रहता है। कहने का मतलब है कि गर्भावस्था से पहले और उसके दौरान जो पोषण की स्थिति खराब हो जाएगी तो उस दौरान होने वाले जो गंभीर दीर्घकालिक प्रभाव हैं उनसे क्या चीज़ होने की मतलब कि जोखिम है, उसमें क्या जोखिम है। ठीक है, बताइए, मृत रुग्णशीलता मतलब मैटरनल मोरेबिलिटी या फिर शीघ्र समय पूर्व प्रसव मतलब कि जल्दी मतलब कि समय से पहले ही प्रसव हो जाएगा, ये जन्म के समय बच्चे का वजन कम हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। देखिए, अगर गर्भावस्था के दौरान पोषण पर मतलब पोषण सही नहीं दिया जाता है, सही मात्रा में पोषण नहीं दिया जाएगा तो उससे क्या होने की संभावनाएं हैं, तो उससे है ना मतलब कि मरने की भी संभावना, मातृ मृत्यु भी होने की संभावना है, या फिर शीघ्र ही मतलब कि समय से पहले प्रसव होने की भी संभावना बढ़ जाती है, जन्म से के समय है ना वजन भी कम होने की संभावना बढ़ जाती है। इनमें से सभी, तो सभी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा असंतुलन से उत्पन्न होने वाली दो स्थितियां। अगर हमारे अंदर एनर्जी लेवल क्या है? सही नहीं है, तो उसके कारण क्या दो कौन सी हमको स्थितियां देखनी पड़ेगी। सबसे पहले मोटापा और दीर्घकालिक ऊर्जा न्यूनता, या फिर हैजा और डिप्थीरिया, टाइफाइड या मलेरिया, या फिर खसरा, या फिर ट्यूबरकुलोसिस। बताइए, जब हमारे अंदर एनर्जी लेवल जो होता है मतलब कि कंडीशन जो एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है तो उस समय हमारे अंदर कौन सी दो परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। तो उस समय जो हमारे अंदर रहता है वो क्या हो जाएगा? एक तो सबसे पहले हमें मोटापा आ जाता है, दूसरा क्या हो जाता है कि दीर्घकालिक ऊर्जा न्यूनता बढ़ जाती है, मतलब कि ज़्यादा अधिक समय के लिए हमारे अंदर क्या होगी? लो, हमारे अंदर एनर्जी का लेवल कैसा होगा? लो होगा, और जो कि हमें क्या करेगा? हम उसके कारण हमें मोटापा और अन्य बीमारियां उत्पन्न होंगी। ठीक है, चलिए, ये सारी क्या होती है? विषाणु जीवाणु से संबंधित हैं, तो ये इसके कारण नहीं होंगी। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सरल शर्करा जो शरीर के सभी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। इनमें से सरल शर्करा किसको बोलेंगे? गन्ने की शर्करा को, सुक्रोज को, ग्लूकोज को, या फिर फ्रक्टोज। इनमें से कौन सी एक शर्करा है जिसको सरल शर्करा कहा जाता है? बताइए, सभी आंसर देंगे। अगर हम शर्करा के बारे में बोलें कार्बोहाइड्रेट, तो ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? तो ये कौन सा होगा? सबसे पहले मतलब मोनोसेकेराइड होगा, ये है ना, मोनोसेकेराइड में आता है। फ्रक्टोज मोनो में आता है, और ग्लूकोज भी किस में आता है? मोनोसेकेराइड में ही आता है। सुक्रोज किस में आता है? पॉलीसेकेराइड में आता है, और जो गन्ने की शर्करा होती है वो भी क्या होता है? पॉलीसेकेराइड में। अब बताइए कि इनमें से कौन सी। तो देखिए, इसमें से है ना अगर जो सरल शर्करा है वो क्या है? ग्लूकोज है। जब भी हमें है ना कभी लग जाती है, कुछ बुखार वगैरह आ जाता है, तो उस समय हमें ना जो डॉक्टर हैं वो क्या ग्लूकोज की बाटल चढ़ाते हैं, ताकि अगर हम कुछ खा नहीं पाते हैं तो वो हमको इंस्टेंट क्या दे देती है? ऊर्जा दे देती है, एनर्जी दे देती है। तो ये क्या है? हमारी सरल शर्करा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनपान और कुछ विषाणु संक्रमण जैसे उनके विरुद्ध प्राकृतिक प्रतिरक्षा की अवधि को लंबा कर देता है। बताइए इनमें से कौन, जो स्तनपान और कुछ विषाणु संक्रमण हैं वो किसके विरुद्ध प्राकृतिक प्रतिरक्षा की अवधि को लंबा कर देते हैं? कुछ प्रकार के निमोनिया और दस्त के प्रति, या फिर पोलियो, या फिर दोनों, या फिर मधुमेह। बताइए किसके प्रति? तो जो स्तनपान या फिर कुछ विषाणु होते हैं वो किसके विरुद्ध? तो इनमें से सभी, मतलब कि दोनों, है ना। पोलियो, देखिए निमोनिया और दस्त के प्रति भी क्या करते हैं? प्रतिरक्षा अवधि को बढ़ाते हैं, और पोलियो को के खिलाफ भी क्या करते हैं? प्रतिरक्षा बढ़ाते हैं। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे इसके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुदाय में जो बच्चे होते हैं उनकी स्वास्थ्य स्थिति का माप है। बताइए क्या है? अगर कोई समुदाय है उसमें स्वस्थ बच्चे कितने हैं, अगर उसकी स्थिति का माप किया जाए तो कैसे करेंगे? नवजात मृत्यु दर से करेंगे, मातृ मृत्यु दर से करेंगे, अशोधित जन्म दर से, या फिर अशोधित मृत्यु दर से? बताइए किस दर के हिसाब से समुदाय बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति का माप करेगा? तो अगर हम देखें तो ये किससे करेंगे? नवजात की मृत्यु दर से। अगर बच्चा मतलब कि जो उसकी मृत्यु दर क्या है? कम हो रही है, बाल मृत्यु दर कम हो रही है, तो उससे ये पता चल जाएगा कि जो समुदाय में बच्चों की स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। अगर मृत्यु ज़्यादा हो रही है तो मतलब कि स्वास्थ्य की स्थिति खराब है, और अगर कम हो रही है तो मतलब स्वास्थ्य स्थिति क्या है? अच्छी है। तो इससे नवजात मृत्यु दर से उसको मापा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भवती स्त्री को अपने आहार में इनमें से किस भोजन से बचना चाहिए? बताइए इनमें से क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए? बासा भोजन नहीं खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, मसालेदार और तेलीय जो ग्रेवी वाला खाना नहीं खाना चाहिए, या फिर उपरोक्त में से सभी? बताइए कोई भी प्रेग्नेंट लेडी वूमन है वो अगर अपने पोषण में मतलब इनमें से क्या चीज़ उसको नहीं लेना चाहिए? इनमें से क्या चीज़ है जो उसको अपने पोषण में नहीं लेना चाहिए? बासा भोजन मतलब स्टाइल फूड नहीं लेना चाहिए, जंक फूड नहीं लेना चाहिए, या फिर मसाले या तेलीय रसा मतलब जो ग्रेवी वाला खाना है उसको नहीं, या उपरोक्त में से सभी? तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा? उपरोक्त में से सभी ही आ जाएगा। ठीक है, ना तो बासा खाना खाना चाहिए, ना ही जंक फूड, या ना ही कोई भी ज़्यादा तेल मसाले वाला सामान भी नहीं खाना चाहिए। तो उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICMR 2010 के अनुसार स्त्रियों के लिए कैल्शियम की अनुशंसित अनुमति कितनी है? बताइए मतलब कि ICMR 2010 के अनुसार स्त्रियों में कैल्शियम कितना होना चाहिए? कितना कैल्शियम मतलब होना चाहिए? तो बताइए 600 मिलीग्राम प्रतिदिन, 400 मिलीग्राम प्रतिदिन, 300 मिलीग्राम प्रतिदिन, या फिर 700 मिलीग्राम प्रतिदिन? बताइए कि ICMR जो 2010 के अनुसार जो स्त्रियां हैं उनकी कैल्शियम में मतलब कितनी मात्रा में कैल्शियम होना चाहिए? तो 600 मिलीग्राम प्रतिदिन, 400 मिलीग्राम प्रतिदिन, 300 मिलीग्राम प्रतिदिन, या 700 मिलीग्राम प्रतिदिन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 600 जो मिलीग्राम प्रतिदिन होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 600 मिलीग्राम प्रतिदिन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ गया है कि आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के कार्यात्मक प्रभाव में शामिल है। जो देखिए आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है, और उसमें कौन सा कार्यात्मक प्रभाव में शामिल है? तो देखिए निडालता और बेचैनी और क्षीण कार्य प्रदर्शन, या ताप नियंत्रण में गड़बड़ी, या मातृ और प्रसव पूर्व मरणशीलता एवं रुग्णशीलता में वृद्धि, या उपरोक्त में से सभी? बताइए कौन से में? तो आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के कार्यात्मक प्रभावों में शामिल है। बताइए कौन सा शामिल है? तो देखिए उपरोक्त में से सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी मतलब निडालता, बेचैनी और क्षीण कार्य प्रदर्शन,
ताप नियंत्रण में गड़बड़ी, मातृ और प्रसव पूर्ण मरणशीलता एवं रुग्णशीलता में वृद्धि, या फिर उपरोक्त सभी। तो सभी क्या आंसर आ जाएगा इसका? उपरोक्त सभी आंसर आ जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? सभी चीज़ों में ये इसके कार्यात्मक प्रभावों में शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान के दौरान कारण आधार पर चयापचय में वृद्धि होती है। मतलब कि देखिए गर्भावस्था के दौरान किस चीज़ के कारण जो है आधारीय जो कि मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं उनमें वृद्धि हो जाती है। तो पहला ऑप्शन है त्वरित ऊतक संश्लेषण के कारण, या सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि के कारण, या हृदय वाहिका और फुफ्फुसीय कार्य में वृद्धि के कारण, या फिर उपरोक्त में से सभी। बताइए किस कारण से। तो गर्भावस्था के दौरान किस कारण से जो चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म में वृद्धि हो जाती है। अगर हम देखें तो उसमें क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी ही आंसर हो जाएगा। इसके कारण क्या होता है? जो गर्भावस्था में जो चयापचय में वृद्धि होगी तो उसका कारण क्या होगा कि त्वरित ऊतक संश्लेषण भी उसका कारण है, और सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि भी उसका कारण है, हृदय वाहिका और फुफ्फुसीय कार्य में वृद्धि भी इसका कारण है, और उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गर्भावस्था के दौरान जो आयोडीन न्यूनता विकार किस किस प्रकार से गर्भस्थ शिशु को प्रभावित कर सकता है। अगर गर्भावस्था के दौरान आयोडीन की कमी हो जाती है तो आयोडीन की कमी हो जाएगी तो किस प्रकार से वो गर्भस्थ शिशु को प्रभावित कर सकेगा। बताइए तंत्रीय क्रेटिनता के कारण, मूक बाधिरता के कारण, भेंगापन के कारण, और जो उपरोक्त में से सभी। बताइए किस बच्चा क्या हो सकता है। तंत्र की क्रेटिनता मतलब वामता आ जाएगी उसके अंदर, मूक बाधिर मतलब कि बोल नहीं पाएगा, या फिर भेंगा मतलब कि थोड़ा सा उसको देखने में दिक्कत होगी, या फिर उपरोक्त में से सभी रोग हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। मतलब कि आयोडीन की कमी से ये सब रोग होने की संभावना होती है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाकाहारी माता में किसकी कमी की संभावना होने की अधिक होता है। संभावना क्या? तो इनमें से कौन सा विटामिन है? अगर शाकाहारी मतलब वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन होने के कारण इनमें से कौन से विटामिन की कमी होने की संभावना ज़्यादा होती है। विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन A और आयरन। बताइए इनमें से क्या चीज़ की कमी होने की संभावना होती है जब कोई भी जो माता हैं वो शाकाहारी हैं। तो देखिए विटामिन ए तो क्या होता है, विटामिन ए तो कैरेट से मिल जाता है, तो कैरेट तो किस में आ जाएगा? हमारा शाकाहारी में ही आ जाता है, तो इसकी कमी से तो होगा नहीं। फिर आ जाता है विटामिन सी, ये तो खट्टे फलों से मिल जाता है। आयरन की गोलियां होती हैं। अब ये क्या होता है? विटामिन B12, विटामिन B12 की कमी होने की संभावना बढ़ जाती है अगर शाकाहारी माता में क्या होता है? विटामिन B12 की कमी होने की संभावना अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत वे कौन सी एक अनुपूरक खाद्य सुरक्षा योजना है जो निर्धनतम व्यक्तियों को भोजन प्रति माह प्रति परिवार के लिए पात्र बनाता है। बताइए कितना खाना मिलेगा? मतलब कि जो अंत्योदय योजना है उसके अंतर्गत वह कौन सा एक अनुपूरक खाद्य सुरक्षा योजना है जो कि निर्धनतम मतलब कि सबसे कम जो व्यक्तियों को भोजन में प्रति माह प्रति व्यक्ति प्रति परिवार के लिए पात्र बनाता है। तो कितना मिलेगा कम से कम? तो मिलता है कितना? 35 kg, मतलब कि जो 35 किलोग्राम तो मिलना ही है। न्यूनतम कितना मिलना है? 35 किलोग्राम तो खाद्य पदार्थ मिलता ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या है, प्रसव पूर्व विकास में शामिल है। प्रसव पूर्व विकास में शामिल है, जब प्रसव नहीं होता मतलब कि जब डिलीवरी नहीं होगी उससे पहले के विकास में शामिल है। बताइए कौन शामिल है, गर्भधारण पूर्व अवधि या भ्रूणीय अवधि या गर्भज अवधि या फिर उपरोक्त में से सभी। बताइए इनमें से कौन सी है। तो गर्भधारण प्रसव से पूर्व की अवधि होती है, भ्रूणीय जो है वो अवधि भी प्रसव से पूर्व ही होती है, और जो है ना फोर्टल मतलब गर्भज अवधि भी क्या होती है, गर्भ से प्रसव से पूर्व की अवधि ही है। तो उपरोक्त में से सभी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ण मूल शोध मतलब कि गलसुआ जो हो जाता है और मम्स जिसको बोलते हैं, उसमें अधिकतम संक्रामकता की अवधि किस दौरान होती है। बताइए सबसे ज़्यादा संक्रामक कब होता है, जब हम मतलब गलसुआ वगैरह हो जाते हैं। कर्णमूल शोध जिसको बोलते हैं मम्स, इनमें अधिकतर संक्रमण की अवधि किसके दौरान होती है, सूजन की शुरुआत के दौरान या सूजन दिखने के बाद या फिर रोग उद्भवन की अवधि या फिर रोग पूर्व लक्षण अवधि। बताइए कब होता है। सभी आंसर देते हुए चलेंगे कि कर्णमूल शोध गलसुआ मतलब जो होते हैं उनकी अधिकतम संक्रामकता की अवधि कब होती है। तो इसकी जो क्या है कब होती है, सूजन की शुरुआत है ना, सूजन जैसे ही शुरुआत होती है तो बस वहीं से क्या होने लगती है, उसकी अधिकतम अवधि स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीनोडर्मा किसके कारण होता है। बताइए किसकी कमी, खनिज की कमी के कारण फिनोडर्मा होता है, या बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की कमी से होता है, या अनावश्यक मतलब नॉन इसेंशियल मतलब वसा अम्लों की कमी के कारण होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फ्रीनोडर्मा किसके कारण होता है, खनिज की कमी के कारण, या बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की कमी के कारण, या फिर अनावश्यक वसा अम्लों की कमी के कारण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अनावश्यक जो नॉन इसेंशियल वसा अम्लों की कमी के कारण फिनोडर्मा हो जाता है। किसके कारण, जो आवश्यक नहीं है उन वसा अम्लों की कमी के कारण क्या हो जाता है, फिनोडर्मा हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा रोग आक्रमण के बाद जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा दे सकता है। बताइए इनमें से कौन सा रोग हो जाता है जो पूरा जब रोग आक्रमण के बाद फिर क्या करेगा, जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा देता रहेगा। गलसुआ मतलब मम्स, या फिर टाइफाइड, या फिर डिप्थीरिया, या फिर टिटनस। बताइए कि कौन सा रोग है जो कि क्या करता है, हमारे हम पर आक्रमण करेगा और उसके बाद हमें फिर जीवन पर्यंत तक प्रतिरक्षा भी दे देगा। तो इनमें से कौन है, टाइफाइड। कौन है, टाइफाइड जो है वो क्या करता है, आक्रमण के बाद जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा दे जाता है। ठीक है, टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन के मुख के पिछले भाग में पहुंच जाने के बाद निगलने की प्रक्रिया हो जाती है। कैसी हो जाती है, जब हमारा भोजन है मुख के पिछले भाग में पहुंच जाएगा और उसके बाद फिर जो निगलने की प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, ऐच्छिक होती है, अनैच्छिक होती है, स्वचालित होती है, गतिशील होती है। बताइए किस प्रकार की होती है। जब मुख के पीछे आपका भोजन पहुंच जाए, पिछले भाग पर भोजन पहुंच जाए, फिर उसको निगलेंगे तो वो कौन सी प्रक्रिया होगी, ऐच्छिक मतलब कि आपका मन करेगा तो ही निगलेंगे, या अनैच्छिक होती कि निगलना ही पड़ेगा, या फिर स्वचालित होती है, या फिर गतिशील होती है। बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वचालित होती है, खुद ऑटोमेटिक ही होती है ना। हमारे पीछे भोजन जो है पिछले भाग में, मुख के पिछले भाग में पहुंच जाता है, वो खुद ब खुद क्या होने लगता है, हमारे निगलने की प्रक्रिया हो जाती है, मतलब कि हम निगल लेते हैं उसको, अंदर उसको इनहेल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो ये कैसी होती है, स्वचालित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरी पत्तेदार सब्जियां और ताज़े फल
का अच्छा स्रोत नहीं है। बताइए कौन स्रोत नहीं है? जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ताज़े फल हैं, वो इनमें से किसका स्रोत नहीं है? आहारीय रेशे का, प्रोटीन का, विटामिन के का या फिर विटामिन ए का? बताइए इनमें से कौन सा एक चीज़ है जिसका है ना हरे पत्तेदार सब्जियां जो हैं अच्छा स्रोत नहीं होता, ताज़े फल उनका अच्छा स्रोत नहीं होते। आहारीय रेशे, प्रोटीन, विटामिन के या फिर विटामिन ए के। तो अगर हम इसका राइट आंसर देखें तो ये क्या है? प्रोटीन का, है ना। प्रोटीन जो सब्जियां मतलब हरे पत्ते की सब्जियां और ताज़े फल जो है हमें प्रोटीन नहीं देती हैं। प्रोटीन कौन देगा? अंडा, मांस या फिर क्या कहते हैं मछली के तेल से प्रोटीन लिया जाता है ऐसे। तो लेकिन ये हरी सब्जियां और ताज़े फल जो हैं वो हमको प्रोटीन नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीयूष मतलब जो कोलोस्ट्रम एक पीला गाढ़ा तरल होता है जो कि समृद्ध होता है। जो कोलोस्ट्रम होता है वो एक कैसा होता है? पीला गाढ़ा पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है जो जिसके अंदर क्या क्या होगा? बताइए प्रोटीन होगा या इम्यूनोग्लोबुलिन होता है या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स होता है या फिर उपरोक्त सभी होते हैं। बताइए क्या चीज़ होता है जो कि कोलेस्ट्रम होता है? कोलेस्ट्रम कैसा दिखाई देता है? पीला गाढ़ा तरल पदार्थ होता है और इसमें क्या चीज़ होता है? प्रोटीन होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन होता है या इलेक्ट्रोलाइट्स होता है या उपयुक्त सभी होते हैं। बताइए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। मतलब कि सब कुछ होता है उसके अंदर, उस फ्रूट के अंदर सब कुछ होगा। प्रोटीन भी होगा, इम्यूनोग्लोबुलिन भी होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होता है, सभी होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन व्यक्ति के पोषण स्थिति का आंकलन के लिए अप्रत्यक्ष विधि? बताइए इनमें से कौन सी, अगर किसी भी व्यक्ति के पोषण की स्थिति का आंकलन करना है तो उसकी अप्रत्यक्ष विधि कौन सी है? BMI है या फिर MUAC है या फिर आयु विशिष्ट मृत्यु दर मरणशीलता है या फिर जैव रासायनिक आंकलन है? बताइए कौन सी है जो कि अप्रत्यक्ष स्थिति है? बताइए अप्रत्यक्ष विधि है। बताइए सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे इसका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? जैव आंकलन विधि। जो जैव रासायनिक आंकलन विधि होती है वो कौन सी होती है? व्यक्ति के पोषण की स्थिति का आंकलन करने में अप्रत्यक्ष विधि होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैव आंकलन विधि। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर करें। अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं कर रखा है तो प्लीज़ क्लास को शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए और जो है चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आई होप आपने क्लास को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और क्लास को शेयर भी कर दिया होगा। चलिए अब आ जाता है, अब दूसरा टॉपिक चालू हो जाता है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि OSI मॉडल में ट्रांसमिशन डाटा का निर्णय लिया जाता है। OSI में बताइए OSI मॉडल में चलिए इसका क्या है? फिजिकल लेयर में। किस में लिया जाता है? फिजिकल लेयर में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है IVF में स्थानांतरित किया जाता है। बताइए IVF में क्या स्थानांतरित किया जाता है? 16 कोर खंडों वाले भ्रूण को फैलोपियन नलिका में या फिर अंडाणु को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है या युग्मनज को फैलोपियन ट्यूब में रखा जाता है या फिर युग्मनज को गर्भाशय में रखा जाता है? बताइए या फिर 16 कोर खंडों की भ्रूण मतलब कि जो 16 कोशिकाओं वाले भ्रूण को फैलोपियन नलिका में रखा जाता है। बताइए IVF जो तकनीक होती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो तकनीक होती है, बताइए उसमें क्या किया जाता है? तो उसमें जो युग्मनज होते हैं उसको गर्भाशय में रखा जाता है। किसको? युग्मनज को गर्भाशय में रखा जाता है। याद रखें IVF में क्या स्थानांतरित किया जाता है? तो उसमें जो जाइगोट्स होते हैं उसको किस में रखा जाता है? गर्भाशय मतलब यूटेरस में रखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताइए स्वच्छ बच्चे भारत
स्वच्छ बच्चे स्वस्थ भारत योजना का आरंभ कौन से वर्ष में हुआ था बताइए। स्वच्छ बच्चे स्वस्थ भारत 2013, 14, 15 या फिर 16, किस वर्ष में लॉन्च हुई थी स्वच्छ बच्चे स्वस्थ भारत जो स्कीम है, ये कब लॉन्च हुई थी? तो 2016 में। याद रखें आप कब स्टार्ट हुई थी? 2016 में स्टार्ट हुई थी। हम थोड़ी स्पीड से लेंगे क्लास ताकि आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकें और आप जल्दी से कर सकें। और अगर आपको थोड़ा स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप यूट्यूब से सेटिंग में जाकर और आप इसकी स्पीड थोड़ा कम भी करके सुन सकते हैं, ठीक है। और क्लास को शेयर भी साथ साथ करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो कब हुई थी स्वच्छ बच्चे स्वस्थ भारत? तो वो हुआ था 2016 में आई थी ये स्कीम। कब आई थी? 2016 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वन बंधु कल्याण योजना कौन से वर्ष में आई थी बताइए। वन बंधु कल्याण योजना कौन से वर्ष में आई थी? 2013 में, 14 में, 15 में या फिर 16 में? वन बंधु कल्याण योजना किस वर्ष में आई थी? तो याद रखें कब आई थी? 2016 में, 14 में आई थी। कब आई थी? 2014 में। जबकि 2016 में अभी हमने देखा कौन सी आई थी, तो 2016 में आई थी स्वच्छ बच्चे और स्वस्थ भारत, है ना। स्वच्छ बच्चे और स्वस्थ भारत, ये कब आई थी? तो ये आई स्वस्थ भारत, ये कब आई थी? तो ये आई थी हमारी 2014 में आई थी। कब आई? सॉरी 2016 में आई थी, ठीक है। ये कब आई थी? 2016 में। जबकि वन बंधु कल्याण योजना 2014 की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था बताइए। बाल विवाह अधिनियम जो है किस वर्ष लागू हुआ था? 2006 में या फिर 2007 में, 2008 में या फिर 2009 में? बताइए कब चालू हुआ था बाल विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो बाल विवाह अधिनियम जो है वो कब आया था? 2007 में आया था। याद रखें 2007 में लागू किया गया था। बाल विवाह अधिनियम 2007 में लागू किया गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 के पश्चात 2024 तक सांझी योजना के अंतर्गत कितने ग्रामों का विकास किया गया था? 2019 के बाद जो 2024 तक सांझी योजना के अंतर्गत कितने ग्रामों का विकास करना पड़ेगा? 3 का, 4 का, 5 का या फिर 6 का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना है? 5 जिलों का, 5 ग्रामों का विकास करना पड़ता है। किसमें? सांझी योजना के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? सांझी योजना के अंतर्गत कितना? 5 ग्रामों का विकास करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजातीय कार्य मंत्रालय को कौन से वर्ष में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अलग कर दिया गया था? बताइए जनजातीय कार्य मंत्रालय को कौन से वर्ष में सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय के से अलग कर दिया गया था? 1999, 2000, 2001 या फिर 2002 में? तो इन दोनों को जब जनजातीय कार्य मंत्रालय और जो सामाजिक न्याय मंत्रालय, ये दोनों पहले एक ही थे, लेकिन इन दोनों को फिर क्या किया गया? 1999 में अलग कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1999 में इन दोनों को अलग कर दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सती समिति रोकथाम अधिनियम 1987, जो सती हो जाते थे उसमें, है ना, उनकी रोकथाम के लिए एक अधिनियम 1987 में आया था। उसके अंतर्गत कौन से महिलाओं को सती की श्रेणी में रखा नहीं जा सकता है ना। देखिए सबसे पहला है कि एक महिला जिनको अपने मृतक पति के देह के साथ जबरदस्ती जला दिया जा रहा है उसको सती की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। फिर एक महिला जिनको अपने पति के देह के साथ उनकी स्वेच्छा पूर्वक जला दिया जा रहा है, इनको नहीं रखा जाएगा। ये दोनों को या इनमें से कोई को नहीं। तो बताइए कि सती जो समिति अधिनियम 1987 का था उसमें कौन सी महिलाओं को सती नहीं माना जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से किसी को भी सती नहीं माना जाएगा, ठीक है। चाहे वो इनमें से मतलब ऑप्शन कोई भी सही नहीं है, ठीक है।
चलिएगा नेक्स्ट है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था। जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक है वो किस वर्ष 2008, 2009, 2010 या फिर 2011 में कब पारित किया गया था। निःशुल्क एवं अनिवार्य जो शिक्षा थी उसका विधेयक जो है किस वर्ष लागू किया गया था। 2008 में, 9 में, 10 में या फिर 11 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो कब किया गया था, 2009 में पारित किया गया था, फिर 2010 से लागू कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए बताइए, किस वर्ष में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू किया गया था। बताइए किस वर्ष में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू किया गया था। 1954 में, 1955 में, 1956 में या फिर 1957 में। तो जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है वो कब 1956 में लागू किया गया था। कब किया गया था, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में लागू किया गया था। ठीक है, 1956 में इसको लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए स्तनियों के किस अंग में ग्लीसस कैप्सूल पाया जाता है। बताइए स्तनियों के किस अंग में ग्लीसस कैप्सूल पाया जाता है। आमाशय में या फिर किडनी में, वृक्क में या फिर यकृत में, कहाँ पर पाया जाता है। स्तनियों के किस अंग में ग्लीसस कैप्सूल पाया जाता है। तो अगर हम देखें तो ये कहाँ पाया जाता है, हमारे लिवर में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है। कौन सा, ग्लीसस कैप्सूल पाया जाता है। याद रखें ग्लीसस कैप्सूल जो है वो मानव के यकृत में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त ईवा विकास निगम कौन से मंत्रालय के अंतर्गत औद्योगिक संस्था है। तो अगर देखा जाए जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त ईवा विकास निगम जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो वो सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त ईवा विकास निगम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार निम्न में से कौन सा खाद्यान्न के अंतर्गत आता है। बताइए खाद्यान्न में कौन कौन के इसमें से कौन सा उसके अंतर्गत आएगा। उसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत। बताइए चावल, गेहूँ, दाल या गेहूँ, चावल, स्थूल अनाज या फिर स्थूल अनाज, दाल, चावल और चावल, गेहूँ, स्थूल अनाज। बताइए इनमें से कौन जो है वो हमारे खाद्यान्न में आता है। तो जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो 2013 है उसके अनुसार खाद्यान्न में कौन कौन आ जाएगा। तो उसके अनुसार आएगा चावल, गेहूँ और स्थूल अनाज। कौन सा आएगा, चावल, गेहूँ, स्थूल अनाज जो है वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत इनको खाद्यान्न माना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष में गठित किया गया था। बताइए सबसे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग जो है किस वर्ष में गठित किया गया था। 1990, 1991, 1992 या फिर 1993। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अगर हम बोलें तो राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष में गठित किया गया था। तो 1992 में किया गया था। कब किया गया था, 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया था। ठीक है, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव पसीने में होती है, क्या होता है मानव पसीने में, क्या होता है, शुद्ध जल होता है या जल लवण और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या फॉस्फोरिक अम्ल होता है या फिर कैल्शियम फॉस्फेट और जल होता है। बताइए क्या होता है। तो जो मानव के पसीने में क्या होता है, इनमें से शुद्ध जल होता है, जल लवण और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, फास्फोलिपिक अम्ल होता है या फिर कैल्शियम फॉस्फेट होता है। तो अगर हम देखें मानव के जो पसीने में क्या क्या होता है, तो मानव के पसीने में जल, लवण और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, जल, लवण और अपशिष्ट पदार्थ पाया जाता है मानव के पसीने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
बताइए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन में पहले चरण में कितने क्लस्टरों का विकास किया गया था? जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन हुआ था उसमें पहले चरण में कितने 100 क्लस्टर, 125, 150 या फिर 175 क्लस्टरों का विकास किया गया था? बताइए किसका? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितने 100 क्लस्टरों का विकास किया गया था। कितने क्लस्टरों का? 100 क्लस्टरों का विकास किया गया था। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कीजिए, सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक भी कीजिएगा। और अभी तक चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि आपको हम जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं आपको। ठीक है, आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब हुआ था? बताइए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन मतलब एससी का पूछ रहे हैं, एससी का कब हुआ था गठन? तो याद रखें एसटी एससी का दोनों का साथ ही हुआ था और ये कब हुआ था? 2004 में हुआ था। कब हुआ था? 2004 में इनका गठन किया गया था। ठीक है, चलिए बताइए, गर्भधारण काल की अवस्था कहलाती कौन सी कहलाती है? निषेचन या फिर अंडे वृद्धि एवं ओव्यूलेशन, निषेचन एवं संतति जनन, मध्यम और इनमें से कोई नहीं। बताइए गर्भधारण काल की अवस्था क्या कहलाती है? तो गर्भधारण काल की अवस्था जो है वो निषेचन एवं संतति जनन के मध्य की अवस्था होती है। मतलब निषेचन से लेके और संतान होने तक की अवस्था की जो बीच की अवस्था होती है उसको हम गर्भधारण काल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? गर्भधारण काल कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन की क्रिया निम्न में से किसका कार्य नहीं है? बताइए, पाचन की क्रिया निम्न में से किसका कार्य नहीं है? बायोटिन का, पेप्सिन का, रेनिन का या फिर अमाइलेज? इनमें से कौन है जो क्या नहीं करता? पाचन नहीं करता है। तो पेप्सिन तो करता है, प्रोटीन का, रेनिन भी करता है, अमाइलेज भी करता है जो लार का करता है, जबकि बायोटिन जो है वो किसी का भी पाचन नहीं करता है। ठीक है, बायोटिन किसी का भी पाचन नहीं करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 सेकेंड रुकिए। बताइए, एक बालिका की कितने वर्ष की उम्र तक उसके नाम का सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है? किस उम्र तक की बालिका का जो है वो सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है? 6 या फिर 10 साल या 12 साल या फिर 15 साल? किस वर्ष तक की बालिका का? तो याद रखें 10 साल तक की बच्ची का जो है वो सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है। ठीक है, चलिए तो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। और आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें को लिखकर बताइएगा। जाते समय क्लास को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी करके जाइएगा आपको आज के क्वेश्चन कितने कैसे लगे और कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं, कितने नहीं गए हैं। जाते जाते क्लास को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्लास को लाइक भी कर लाइक कर दीजिएगा। और ये जो सीरीज़ चल रही है हम आपको रोज़ महामैराथन करवाते हैं जो कि टॉप 100 क्वेश्चन उसमें लेकर आते हैं। उसी तरीके से आपको टॉप 5,000 क्वेश्चन की भी मैराथन चल रही है जिसमें रोज़ मैम आपको महिला पर्यवेक्षक के क्वेश्चंस कराती हैं। तो आप इन क्लासों को ज़रूर आप रोज़ लीजिए और ऐसे ही पूरी क्लास को देखते रहिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी रोज़ की क्लास का नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।